हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कमांड होती है npx react native init initialize एंड उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लाइक हम देते हैं वर्कशॉप 1। ओके, तो ये हमारी इस लोकेशन पे, हम डेस्कटॉप पे हैं, इस लोकेशन पे रिएक्ट नेटिव का एक बेसिक प्रोजेक्ट बिल्ड कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बहुत सारी हमारी फाइल्स फोल्डर्स प्री बिल्ट आते हैं, तो यही हमारे वो टेम्पलेट्स हैं जो कि हमें यूज करने हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें नहीं यूज करोगे तो एक एक छोटा कंपाइलर या बाकी सब चीजें जो भी हैं वो सब आपको खुद सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं एंड ये कमांड जो है ये हमारे को रिएक्ट नेटिव CLI ने प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अगर आप एक्सपो यूज करोगे तो उसकी कमांड्स दूसरी होंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना इंस्टॉलेशन के टाइम कि क्या इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अभी पूछ लेना। तो देखो ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया था एंड ये वर्कशॉप 1 के नाम से फोल्डर बन गया है, इसके अंदर ये सब चीजें। अभी इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए देन इनको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ये। तो एक रिएक्ट नेटिव का ओवरव्यू देखो। जावास्क्रिप्ट हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे एंड काफी सारी अलग अलग हम कुछ भी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लैंग्वेज में कोड करेंगे एंड उसके बाद अपने कोड को कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब प्योर जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हमारे को वेब डेवलपमेंट में यूज करना है तो अब आज के टाइम में फ्रेमवर्क्स आ गए हैं उसके बहुत सारे। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब जावास्क्रिप्ट के ही एक्सटेंशंस हैं। उसी में बेस लैंग्वेज इनकी जावास्क्रिप्ट है और बहुत सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट जेएस है एंड एंगुलर व्यू ये सब हमारी वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की एक और फ्रेमवर्क है हमारे पास जो कि है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव की हेल्प से हम एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। ठीक है, अब रिएक्ट नेटिव के बेनिफिट्स क्या हैं। रिएक्ट नेटिव हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में काम आती है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या हुआ, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप का मतलब है कि आप एक बार कोड करना एंड सेम कोड आपका एंड्रॉइड में भी काम आएगा एंड सेम कोड से आप iOS के लिए भी एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इनके आने से पहले क्या होता था, अगर हमारे को एंड्रॉइड के लिए ऐप बनानी है तो हमें कॉटलिन में या जावा में कोड करना पड़ेगा, और iOS के लिए बनानी है तो स्विफ्ट में या ऑब्जेक्टिव सी पे काम करते थे। तो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ता था, बट इसकी हेल्प से आप एक बार कोड लिखो एंड 95-96% सेम कोड जो है वो आपका iOS में भी चलेगा। जैसे ये जो सामने कोड आ रहा है ये हमारा एंड्रॉइड का कोड है, अगर इस कोड को मैं iOS में यूज करना चाहूँ तो 3 से 4 लाइन में चेंज करके मेरा पूरा कोड iOS में भी चल जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसे हमारा फेसबुक ने डेवलप किया था 2015 में एंड बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ करती है। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ से बेनिफिट क्या हुआ, इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है एंड जावास्क्रिप्ट अपने आप में इतनी बड़ी वो है लैंग्वेज कि आप उससे जो चाहो वो फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो। तो अगर ये उसके ऊपर बनी हुई है तो जो चीज़ भी आप सोच सकते हो वो हर एक चीज़ इसमें पॉसिबल है। अगर आप कुछ भी XYZ चीज़ सोचोगे तो वो यहाँ आप डेवलप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एंड इससे रिलेटेड कुछ भी अगर इश्यूज आते हैं तो इजीली आपको ऑनलाइन उनके सबके आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है जावास्क्रिप्ट पे चल रहा है एंड जावास्क्रिप्ट बहुत पहले से टॉप की लैंग्वेज है, आज भी लोग उसे प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, ये हमारी रिएक्ट नेटिव है एंड इसी पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब काफी बच्चे जो वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, काफियों को ये डाउट होता है कि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस में सेम कोड चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। रिएक्ट जेएस हमारी वेब एप्लीकेशन है, रिएक्ट नेटिव एंड्रॉइड या iOS की एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें लैंग्वेज काम आती है। इन दोनों में सेम कोड नहीं चलेगा, बट इन दोनों का लिखने का तरीका सेम है, क्योंकि दोनों की बेस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, तो इनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी या सिंटेक्स सेम है। ठीक है, बट कोड सेम नहीं होगा। अगर आपने रिएक्ट जेएस में कोड लिखा है और आप चाहते हो कि सेम कोड मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी जनरेट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो
चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आया है, ठीक है, ये देखो, ये एक टेस्ट फोल्डर है। कुछ भी आपको टेस्टिंग वगैरह का जो भी काम है वो सारा इस टेस्ट फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। ये डॉट वी एस कोड फोल्डर वी एस कोड ने जनरेट करा है। एंड्रॉइड फोल्डर में जो भी आपको एंड्रॉइड रिलेटेड सेटिंग्स करनी है, अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो सिर्फ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर चेंजेस करने हैं सेटिंग्स के लिए, आईओएस में कुछ नहीं करना। और आईओएस एप्लीकेशन पे कर रहे हो तो आईओएस में करोगे, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? हमारे ये पैकेजेस होते हैं जो कि हमारे को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज लैंग्वेज से अलावा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कुछ भी हमारे को जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो वो कंपोनेंट हमें नोड मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब भी हम देखेंगे कि कैसे वो कंपोनेंट्स यूज करने हैं, क्या करना है, ठीक है। ये अब सारी की सारी देखो ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ठीक है। इनमें से हमारा जो मेन अभी के लिए यूज रहेगा वो app.js पे रहेगा, ठीक है। app.js जो होती है हमारी सबसे पहली फाइल होती है जो कि रन होती है, जो स्टार्टिंग की फाइल होती है ना, वो app.js होती है, ठीक है। तो इसे एक बार हम रन करते हैं। ये सब अभी बताएंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें ना एक चीज हमें और करनी पड़ती है। ये जो एंड्रॉइड फोल्डर है इसके अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, लोकल डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें जब आप इंस्टॉल करोगे ना रिएक्ट नेटिव को, तो वो आपसे एसडीके भी इंस्टॉल करता है साथ में। तो यहाँ पे हमें एसडीके का पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पाथ ये है, ठीक है, ये हमारा पाथ है। एंड इसके साथ हमारा एमुलेटर ये रहा, ओके। तो सबसे पहले अगर हमारे को काम करना है तो हम मेट्रो सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। हमने रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस यूज किया था तो उसके साथ मेट्रो सर्वर आता है। अगर हम एक्सपो डाउनलोड करते तो एक्सपो का सर्वर रन करते, ठीक है। उसका मेट्रो सर्वर रन करने की कमांड है npx react native start, ओके। देन अब हमारे को ये जो कोड है इस कोड को कंपाइल करना है, उसके लिए कमांड है npx react natives run android। तो ये कोड कंपाइल हो रहा है। देखो अभी मेरा एम्यूलेटर स्टार्टेड है तो यहाँ पे ठीक आया। अगर मेरा कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता, या तो फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है या एम्यूलेटर रनिंग नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाता कि नो डिवाइस फाउंड और समथिंग, ठीक है। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको, ओके। ओके सो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया एंड इधर अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब इधर हमारा काम खत्म। नेक्स्ट अब हमारे को जो भी सारा काम होगा वो मेट्रो सर्वर के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर, यहाँ पे देखो कंपाइलेशन दिख रही है इतना परसेंट। फर्स्ट टाइम में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके बाद कंपाइलेशन विद इन सेकेंड्स हो जाती है। एंड रिएक्ट नेटिव का एक बेनिफिट और है कि जब भी आप इसमें कोड सेव करोगे ना, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगी। आपके जो चेंजेस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आप जावा, कॉटलिन या स्विफ्ट वगैरह यूज करते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप फाइल को सेव करोगे, चेंजेस करोगे एंड उसके बाद मैनुअली दोबारा से ये सारा कंपाइल करोगे कोड एंड फिर वो रन होगा। तो सिर्फ इस प्रोसेस में ही 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको हर बार। लेकिन इस एरर कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल टाइटल, where is this? Okay, so let's just keep it simple for now. ये क्या क्या हो रहा है सब अभी बताते हैं, थोड़ी सी देर वेट करते हैं बस।
ये हमने कोड लिखा, ठीक है, एंड ये एमुलेटर, ओके, ये कंपाइल हो गया। देखो हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया था, वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा कोड तुरंत रीलोड होगा। तो फॉर नाउ हमने हेलो रिमूव किया, तो ये रिफ्रेशिंग यानी यहाँ से देखो वर्ल्ड रिमूव हो गया, ठीक है, तो सिर्फ हेलो है। तो ये इसका एक और बेनिफिट होता है रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव में कैसे काम होगा एंड जो सारा हमने अभी कोड किया वो क्या था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज देखो, हम जब भी रिएक्ट पे काम करेंगे हमें, ओके, रिएक्ट में काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कुछ भी आप कोड करोगे तो आप या तो उसे क्लास के अंदर रखोगे या एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा app.js फाइल से होती है, ऐसे ही इसका स्टार्टिंग डिफाइंड है। हमें या तो क्लास बनाए या फंक्शन, नाम उसका हमेशा ऐप ही होगा विद कैपिटल है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फंक्शन का नेम, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम जो भी कोड इसके अंदर करेंगे वो हमारे यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बनाते हैं, हम क्लास बनाते हैं, तो उसका सिंटेक्स होता है क्लास, देन क्लास का नेम ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस, ठीक है। या तो आप ऐसे फंक्शनल कंपोनेंट बना लो या क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर आपने क्लास कंपोनेंट देखा हो तो इसमें हमने रिएक्ट वर्ड यूज किया, ये कीवर्ड होता है, ठीक है। इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो जो हमने जब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था तो बहुत सारी फाइल्स ये जो आई थी, उन्हीं में से उस टाइम में हमारे को रिएक्ट जो था वो इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारे पास एक रिएक्ट नाम का कंपोनेंट है जिसे हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस रिएक्ट का एक छोटा सा पार्ट कंपोनेंट, उसे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लो ऐसे, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स ये होगा क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे इंपोर्ट करने का स्टाइल डिफरेंट हो गया, पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया था, यहाँ पे हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम फर्स्ट वाले तरीके से ही काम करेंगे, तो ये था, ठीक है। अभी के लिए हम फंक्शन, चलिए पहले फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन पे और कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। अभी हमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ये ऐप फंक्शन तो मुझे मिल गया, लेकिन इस फंक्शन के अंदर से तो कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है ये। तो अब इसके अंदर हमें चीजें इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले रिटर्न करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक व्यू रिटर्न करो, ठीक है। व्यू एक हमारा कंपोनेंट है जो हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड कराती है, तो इसे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। यहाँ पे व्यू, एक चीज का ध्यान रखना, आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जो भी यूज करोगे उन सब चीजों को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले व्यू इंपोर्ट किया। व्यू क्या होता है, व्यू हमारे को एक वर्किंग एरिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हम चाहते हैं, आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्क्रीन पे थोड़े कुछ लिखोगे, तो हमने व्यू बनाया कि हम एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर एंड उसमें अब काम करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखते हैं, देखो एरर नहीं आएगी, लेकिन एम्प्टी आ गया, खाली व्हाइट स्क्रीन आई, क्यों? क्योंकि हमने सिंपली एक व्यू रिटर्न करा है, ठीक है। एक सिंपल हमने ब्लैंक व्यू रिटर्न किया। अब मैं चाहता हूं कि इस व्यू के अंदर कुछ मेरे को टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है टेक्स्ट, ठीक है। आप डायरेक्टली व्यू के अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप टेक्स्ट में लिखोगे, ठीक है। हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो उसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो भी हम लाइन लिखेंगे वो एज इट इज हमारी एंड्रॉइड ऐप में डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स से हमने लिखा रिएक्ट नेटिव वर्कशॉप, ठीक है, एंड सेव कर दी फाइल, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, रिएक्ट नेटिव वर्कशॉप। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? किसी को कुछ डाउट, ， कुछ इशू हो? 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 ， कुछ इशू हो?
ओके, आई गेस सबको समझ आ गया है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, अब और भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारे को कोई इमेज यूज करनी है ना, हम चाहते हैं कि इमेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होता है इमेज विद कैपिटल आई। ठीक है, आप ध्यान देना, जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, उन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये एक सिंटैक्स होता है जिससे कि फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो उसका, अभी तो यहाँ पे हम सब प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो कि कंपोनेंट्स हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे जाके हम लोग इसमें अपने कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे ये व्यू चल रहा है ना एक टैब, हम अपने भी बना सकते हैं कुछ भी। अगर मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट बन जाए मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से, तो मैं वो भी अपना बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, वो उसमें होता है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए कंपोनेंट का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना अगर आप अपना कंपोनेंट कोई क्रिएट करो तो। अब इमेज देखते हैं, इमेज कैसे यूज होगी। ये हमने इमेज ली, इसमें हमारे को जो भी इमेज डिस्प्ले करानी है उसका सोर्स देना पड़ेगा कि कहाँ से इमेज आ रही है। वो यहाँ पे पास होता है। ठीक है, सोर्स के अंदर यूआई जाता है एंड उस यूआरआई, उसमें हम यूआर भेजते हैं अपना उसका यूआरएल। ठीक है, तो एक इमेज लेते हैं कोई भी, ये ले ली, ये इसका यूआरएल है, इसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसके यूआरएल को पेस्ट कर देंगे सिंगल ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये इसका कंप्लीट यूआरएल है। ठीक है, एंड अब ये जो हमने इमेज स्टार्ट किया था, देखो यहाँ पे स्टार्ट किया था ना टैग, इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो इस सोर्स के बाद इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया। चलिए इसे सेव करते हैं। रिफ्रेशिंग तो आ गया, लेकिन इमेज तो आई नहीं कोई। क्यों नहीं आई? इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने बता तो दिया कि ठीक है आप एक इमेज दिखा दो, लेकिन उस इमेज का साइज क्या होना चाहिए, हमें हाइट, उसकी विड्थ, ये सब भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे। इन सब को डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग स्टाइल्स पास करेंगे कि जो हमारी इमेज है उसके क्या क्या स्टाइल्स होने चाहिए। लेट्स से स्टाइल नाम का एक प्रॉप अवेलेबल है हमारे पास, डबल पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड यहाँ पे हम अपना लिख सकते हैं। तो जो भी वेब डेवलपमेंट करते हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लोग स्टाइलिंग यूज करते हैं, CSS जो होती है वो हम पास करते हैं टैग्स के अंदर, इंटरनल CSS। सेम इसी तरह से इसमें हमारे पास स्टाइल नाम से प्रॉप होता है, उसे पास करते हैं। तो जो हमने इमेज दी है इसकी हाइट विड्थ पास करते हैं, 200 हाइट एंड सेम विड्थ भी देंगे, लेट्स से 200 विड्थ, कॉमा लगा के। ठीक है, एंड सेव करते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, 200 बाई 200 की। अब अगर हम चाहें तो हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं 400। ठीक है, जो चाहे उस हिसाब से अकॉर्डिंगली इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो ये था। नाउ अब हम इसमें बॉर्डर, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है बॉर्डर रेडियस की, है ना, हम चाहते हैं कि बॉर्डर पे रेडियस आ जाए, कर्व्ड बॉर्डर्स आ जाए। तो हमने बॉर्डर रेडियस दिया 4 का, वो पता ही नहीं चल रहा, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 20। देखो अब यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए, है ना, एंड साथ में यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा था, तो पीछे हमारा टेक्स्ट चल रहा है, ऊपर टेक्स्ट चल रहा है, नीचे हमारी इमेज आ रही है। ठीक है, एक ये कंपोनेंट होता है इमेज। ऐसे ही अब हमारे पास और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जो इनपुट फील्ड्स आती हैं उन इनपुट फील्ड्स को हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंपोनेंट होता है इनपुट, सॉरी, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, ये कंपोनेंट है, इसे हमने यूज किया एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं। ये यहाँ पे देखो VS कोड ने क्या किया, हमने टेक्स्ट इनपुट को यूज किया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमें मैन्युअली इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। देखो हमने सेव भी कर दी फाइल, बट कुछ आया नहीं, ब्लैंक है, कोई इनपुट फील्ड नहीं आई। क्यों नहीं आई? सेम इशू, हाइट विड्थ नहीं है इसकी भी कुछ। चलिए हाइट विड्थ देते हैं, हमने विड्थ दी 100 की, हाइट देते हैं 40 की। अब ट्राई करते हैं, अब भी नहीं आया, रिफ्रेशिंग तो आ गया यहाँ पे बट कुछ हुआ नहीं।
फील्ड है यहाँ पे, हमें दिख नहीं रही, देखो कर्सर आ गया ना यहाँ पे और ये भी खुल गया कीपैड। फील्ड दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर कलर डिफाइन कर देते हैं एंड साथ में बॉर्डर पे हम विड्थ दे देंगे। सिर्फ कलर से थोड़ी चलेगा, बताना तो पड़ेगा कि कितनी विड्थ चाहिए। तो विड्थ दे दी हमने 1। ओके, देखो ये टेक्स्ट फील्ड आ गई, इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी सी 200। तो ये विड्थ हो गई, ठीक है। अब टेक्स्ट इनपुट फील्ड है ये, तो इसके अंदर हम प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं कि जो प्री रिटन टेक्स्ट होता है इसमें, लाइक राइट योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट योर नेम आ गया है ना, ये हमारी टेक्स्ट इनपुट फील्ड है। अब आप एक चीज का ध्यान दो, हमने यहाँ पे भी हाइट विड्थ यूज की, हमने यहाँ भी हाइट विड्थ यूज की, तो अभी तो इनकी अलग है, बट इनकेस अगर मेरे को 4 इनपुट फील्ड्स डालनी है तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या, 4 इनपुट फील्ड्स भी आ गई। इनकी जो स्टाइल है सबकी सेम है, एग्जैक्टली सबकी स्टाइलिंग सेम है, एक लाइन भी चेंज नहीं है। लेकिन हम बार बार स्टाइल लिख रहे हैं सबका, सबकी जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं बार बार, तो हुआ क्या, कोड की डुप्लीकेसी बढ़ रही है, डुप्लीकेट कोड यूज हो रहा है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम स्टाइल शीट्स यूज करते हैं, ठीक है। उसे कैसे करेंगे, स्टाइल शीट इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव से, ओके। एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपनी मर्जी का, हमने दिया स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी नेम्स दे सकते हैं जिनसे कि हम स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि जो इन पे टेक्स्ट इनपुट्स पे वो लग रही है ना स्टाइलिंग, उसका नाम हो फील्ड स्टाइल, तो फील्ड स्टाइल हमने नेम दिया एंड ऑब्जेक्ट बनाया इसका। और ये जितनी भी स्टाइलिंग है ना, विड्थ, हाइट, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर विड्थ, इसको कट करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब है क्या, मेरे को सबके लिए बार बार नहीं लिखनी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये जो फील्ड स्टाइल नाम का है इसे यहाँ पे यूज कर लूंगा, ये रहा स्टाइल में स्टाइल्स डॉट फील्ड स्टाइल, ये रहा ये स्टाइल्स, इसके अंदर फील्ड स्टाइल को एक्सेस कर लो, है ना। तो अब सेम मैं सब में डालूंगा, तो होगा क्या, मेरा कुछ भी स्टाइलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोड की जो डुप्लीकेसी थी वो कम हो गई। दूसरा, अगर मेरे को एक पॉइंट पे कुछ चेंज करना है, देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को विड्थ चेंज करनी है तो मुझे सिर्फ एक जगह करना है, यहाँ पे विड्थ चेंज की, सबकी चेंज हो जाएगी। वरना क्या करना पड़ता, सब में अलग अलग जाके मैं यूज करता, सबकी चेंज करता अलग अलग से, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें रिएक्ट नेटिव में मिलते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट जेएस में भी होते हैं एंड रिएक्ट नेटिव में। ये हमने इनपुट फील्ड्स देखी कि कैसे डिफाइन होंगी, कैसे काम होगा, इमेजेस देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अलर्ट। अलर्ट्स क्या होते हैं, पॉपअप मैसेजेस होते हैं जो हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। ओके चलो, अलर्ट, एक चीज अलर्ट पे भी आएंगे, उससे पहले एक बटन्स देखते हैं, ठीक है। बटन्स कैसे क्रिएट होते हैं, हमने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट नेटिव में से बटन विद कैपिटल बी, ठीक है। एंड इन्हें हम एक इनपुट फील्ड रखते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम बटन यूज कर रहे हैं, बटन में हम टाइटल देंगे कि क्या टाइटल रखना है उसका, हमें क्लिक हियर एंड इसे क्लोज कर दिया टैग को, ठीक है। तो ये हमारा बटन आ गया। अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है ना, जो बटन आया है वो बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। हम इसे फिर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल डालेंगे एंड विड्थ हम कर देंगे 200, तो विड्थ कम हो जाएगी। ये एक हमारा बेसिक बटन बन गया है, ठीक है। इसका हम यहाँ से टाइटल चेंज कर लेंगे। देन अब बटन है तो क्लिकेबल होगा। बटन में क्लिक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है ऑन प्रेस, ठीक है। ऑन प्रेस में एक फंक्शन पास होता है, यहाँ पे इनके पैरेंथेसिस के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे एंड जो भी हमें क्लिक करने पे काम करना है वो काम हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं बटन क्लिक, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को हम यूज कर लेंगे, कॉल कर लेंगे बटन क्लिक फंक्शन, ठीक है। ये रहा। नाउ अब यहाँ पे हम अलर्ट्स डिस्प्ले कराते हैं,
बताया था ना मैंने। तो वो कैसे होगा, सिंपली अलर्ट लिखेंगे एंड जो भी हम चाहते हैं कि जो भी पॉपअप में मैसेज डिस्प्ले हो जाए वो यहाँ पे लिख देंगे, यू क्लिक ऑन दी बटन। ठीक है, सेव करते हैं। देखो एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल बटन क्लिक। वो क्या कर रहा है, वो बटन क्लिक को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे, वेरिएबल है तो उससे पहले डेटा टाइप भी होना चाहिए, है ना। तो लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अलर्ट मैसेज आ गया, यू क्लिक्ड ऑन दी बटन। ठीक है, तो ये हमारे अलर्ट मैसेजेस होते हैं, जो कि जो भी हम मैसेज चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द बटन। ठीक है, बट अब ऐप रिफ्रेश हो चुका है, ये अभी कॉल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब कॉल होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसे ऑन प्रेस के अंदर डाला है। ठीक है, तो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा ये कॉल होगा। ठीक है, ये बटन्स हैं। ऐसे ही हमने अलर्ट्स देखे। अलर्ट काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, कुछ भी आप कोई इनपुट फील्ड है, आप उस पर कुछ काम कर रहे हो तो वैलिडेशन में हमारे अलर्ट्स काम आते हैं। लाइक एम्प्टी की हमें वैलिडेशन डालनी है कि दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, तो आप अलर्ट मैसेज डाल दोगे। या कोई हमने फॉर्म बनाया, तो जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल या यू आर सक्सेसफुली साइंड इन, उस टाइप से कुछ भी जो भी मैसेजेस डिस्प्ले कराने हैं वो हम अलर्ट की हेल्प से करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलर्ट मैसेजेस थे। ऐसे ही अब हमारे पास एक चीज और होती है, ये तो हमने बटन बनाया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट क्लिकेबल बन जाए तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होता है टचेबल ओपेसिटी। ये रहा टचेबल ओपेसिटी एंड इसे ही हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये रहा, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका। ठीक है, तो टचेबल ओपेसिटी के अंदर हमने इसे क्लोज कर दिया। अब जो भी हमें लिखना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। हमने एक टेक्स्ट लिखा, क्लिक में। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये क्लिकेबल है। अभी ये देखो, अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि कुछ हमने क्लिक होने के बाद होना क्या चाहिए वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेम इसमें भी हमारे पास एक प्रॉप होता है ऑन प्रेस का। ठीक है, अभी के लिए इसमें भी सेम फंक्शन कॉल करते हैं बटन क्लिक, तो इसमें भी वही काम होगा जो बटन पे क्लिक होने पे हो रहा था, क्योंकि दोनों में सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, सेव किया। अब हम जब इस क्लिक मी को क्लिक करेंगे तो देखो अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 22, ये टेक्स्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो अलर्ट आ गया। ठीक है, ये टचेबल ओपेसिटी थी। इससे जो हमारी हाइपर लिंकिंग, जो एंकर टैग काम करता है हमारा वेब डेवलपमेंट में, सेम काम यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी का होता है। एंकर टैग हमारे को लिंकिंग्स प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे भी हम लिंकिंग्स डाल सकते हैं। कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक खोलना तो वो भी हम यहीं पे ऑन प्रेस में पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई एंकर टैग नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे को स्पेशली टचेबल ओपेसिटी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और एक दो कंपोनेंट्स और होते हैं जो थोड़े से यूजफुल होते हैं, लाइक लोडर्स जो होते हैं, है ना। हमने देखा है कई बार जब वेबसाइट्स लोड हो रही होती हैं तो लोडर्स आ जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे पे यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर के नाम से। ठीक है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया रिएक्ट नेटिव में से एक्टिविटी इंडिकेटर। अब इसमें हम दो चीजें पास करते हैं, एक तो इसका साइज, साइज हम स्मॉल या लार्ज, ठीक है, हमने स्मॉल दिया। एंड कलर, कलर हम दे देते हैं ब्लैक फॉर नाउ। ठीक है, सेव करते हैं तो देखो ये आ गया एक्टिविटी इंडिकेटर, इसे लार्ज कर देते हैं। ये देखो ये लोडर आ गया, है ना। ये है। अब ये जो लोडर है इन्हें हम कब डिस्प्ले कराना है वो देख लेंगे, कि जब कोई पेज लोड हो रहा है तब इसे डिस्प्ले करा दो, जैसे ही उसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए इस कंपोनेंट को हाइड कर दो। तो ये सब चीजें हम करेंगे आगे के वीडियोस में, सॉरी आगे की सेशंस में। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं कि कौन कौन से यूज होंगे। ठीक है, इनका थोड़ा ज्यादा यूज होता है इसलिए ये सब मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लिस्ट्स होती हैं पूरी, कि कैसे लिस्ट डिफाइन करनी है, स्क्रोल कैसे डालना है। अगर आप वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा जैसे ही आपका जो पेज की लेंथ है वो स्क्रीन साइज से बड़ी हो जाती है तो वहाँ ऑटोमेटिक स्क्रोल आ जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रोल नहीं आएगा एंड्रॉइड में, आपको अपने आप स्क्रोल डालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे
कंटेंट की विड्थ जो है, सॉरी हाइट, वो मेरे मोबाइल के साइज से बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो आपको स्क्रॉल डालना पड़ेगा अपने आप मैनुअली, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होता है स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, ठीक है। इसे कैसे यूज करते हैं देखते हैं। चलिए हम इमेजेस को 3-4 इमेजेस लेते हैं, से भी देखो अभी यहाँ पे कोई स्क्रॉल नहीं है ना। 3 इमेजेस डालते ही कंटेंट की हाइट ज्यादा हो गई तो कोई स्क्रॉल नहीं आया। अब हमें स्क्रॉल डालना है तो उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। एंड ये जो कंटेंट है सारा, टेक्स्ट, इमेज, इनपुट फील्ड, बटन, हाइपर लिंकिंग एंड ये इंडिकेटर, इन सबको उठा के स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल देंगे। यहाँ डालते हैं, सेव करते हैं, सेव हो गया, देखो स्क्रॉल आ गया है ना। तो आपको स्क्रॉल यहाँ पे मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कंटेंट की हाइट ज्यादा हो रही है तो स्क्रॉल डाल देना, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स थे कुछ जो कि रिएक्ट नेटिव में यूज होंगे। अब इसके अलावा 2-3 चीजें और होती हैं जिनका हमें थोड़ा सा, काफी जो यूजफुल होती हैं, एक, ठीक है, ये देखो, ये एक चीज रह गई। ये सारा काम अभी हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किया है ना। मैंने बताया था सेम काम हम क्लास कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, तो अब वो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लास कंपोनेंट बनाया एंड इसके अंदर फंक्शन में हमने डायरेक्टली रिटर्न किया था, यहाँ डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले हमें इस कंपोनेंट को, इस क्लास को रेंडर करना पड़ेगा, देन उसके अंदर रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न के अंदर वाला पार्ट सेम है, तो ये लेंगे यहाँ से इतना, यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारा यहाँ से और ना हटा देंगे, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है। नाउ अब ये फंक्शन भी तो हमें यूज करना था, इसे भी देखते हैं। फंक्शन का डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है क्लास कंपोनेंट में। वो कैसे होगा, फंक्शन का नाम था बटन क्लिक, ठीक है। वहां पे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया था, यहाँ पे हम वो कीवर्ड जो कॉन्स्ट यूज किया था उसे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम अपनी क्लास बना देंगे एंड बटन क्लिक उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। नाउ जो हम कॉल कर रहे थे, थोड़ा सा कॉल करने का तरीका भी अलग हो जाता है। कॉल करते हैं दिस डॉट बटन क्लिक से, एक दिस कीवर्ड हमें इनसे पहले यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करते हैं, देखो एरर, अच्छा ये ऐप नाम से वो कह रहा है कि ऐप नाम से दो चीजें हो गई, एक फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है आपने, एक क्लास भी डिफाइन कर रखी है, तो हमने फंक्शन को कमेंट कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है, सेम, कोई चेंज नहीं। एक्टिविटी इंडिकेटर आ रहा है, बटन पे क्लिक करें तो फंक्शन कॉल हो रहा है, इस पे क्लिक करें तो फंक्शन कॉल हो रहा है, 3 इमेजेस आ रही हैं, स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। सब कुछ सही चलेगा, जस्ट थोड़ी सी वर्किंग अलग हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। कोई भी कंपोनेंट आप चाहो तो क्लास यूज करो, चाहो तो फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी से भी, ठीक है। आज का सेशन ज्यादा लंबा हो गया, तो एक लास्ट छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देते हैं जस्ट, ठीक है। एक इसमें हमारे पास स्टेट्स होती है, स्टेट क्या होती है, कुछ भी डायनामिक कंटेंट जो हमें रेंडर करना है वो हम स्टेट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें कि प्रॉप्स रिसीव होंगे, ठीक है। प्रॉप्स हमारा बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जो एक कंपोनेंट को मिलती है। लाइक ये इमेजेस है ना, इन इमेजेस को हमने स्टाइल दी, वो उसकी इंफॉर्मेशन है कि आपको ऐसा दिखना है। हमने सोर्स दिया तो वो उसकी एक इंफॉर्मेशन है कि इस सोर्स को यूज करो, है ना। तो ये प्रॉप्स है। इमेज में हमने प्रॉप दिए स्टाइल और सोर्स, ऐसे ही टेक्स्ट इनपुट फील्ड में दिए स्टाइल और प्लेस होल्डर, है ना। ऐसे ही टचेबल ओपेसिटी में हमने दिया ऑन प्रेस। तो ये सब जो है ये प्रॉप्स है, ठीक है। तो हमने जो भी, अब ये सब प्री डिफाइंड प्रॉप्स थे, हम चाहें तो कुछ प्रॉप्स अपने आप भी डिफाइन कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। तो जो भी मैनुअली हम प्रॉप्स डिफाइन कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे प्रॉप्स आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे रिसीव कर लेंगे एंड ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्टेट हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल लैंग्वेज में चाहे समझे इसे तो एक स्टेट हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर कई सारे। लाइक मैं चाहूँ तो एक नेम दे देता हूँ वेरिएबल एम्प्टी अभी के लिए, और एज दे देता हूँ, ठीक है, एज दी 10, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स बन गए, नेम और एज। अब है क्या, जब भी मैं पूरे कंपोनेंट के अंदर
एज या नेम को चेंज करूंगा ना, तो ये जो इतना पार्ट है मेरा रेंडर, ये दोबारा से रीलोड होगा, ठीक है। तो जो इनके चेंजेस होंगे वो चेंजेस मुझे स्क्रीन पर डायनामिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अभी के लिए हम नेम दे देते हैं रिएक्ट नेटिव, ठीक है, एंड एज है 10। अब मैं इन चीजों को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने टेक्स्ट दिया था ना क्लिक का, इसे चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स वो देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पेरेंथेसिस लगाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट और वेरिएबल का नेम, नेम या एज, नेम, इसे डिस्प्ले कराना है। सेव करते हैं, तो यहाँ नेम आ गया रिएक्ट नेटिव, क्लिकेबल भी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें ना, तो इसका जो ये नेम है ये चेंज हो जाए। अभी तक हम यहाँ पे अलर्ट डिस्प्ले करा रहे थे, अलर्ट डिस्प्ले ना करा के अब हम यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल अगर कोई हमारा वेरिएबल होता है यहाँ पे लाइक वेर फुल नेम, ठीक है, ठीक है, फुल नेम हमारा वेरिएबल होता कुछ भी। तो अगर इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी होती तो कैसे करते हैं, यहाँ पे कर देते फुल नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है, कुछ भी वर्क, ठीक है। लेकिन अगर हमारे को स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है तो वो हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते। रिएक्ट नेटिव बोलती है कि आपको कोई भी स्टेट की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेट स्टेट, ठीक है। कैसे कॉल होगा, दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन है ये, और इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट इसकी किसकी नेम की वैल्यू चेंज करनी है। तो आप नेम की वैल्यू कर दो रिएक्ट नेटिव से रिएक्ट जेएस, ठीक है। सेव करते हैं। अब ध्यान दो ये जो फंक्शन है ये कब कॉल होगा, ये बटन क्लिक फंक्शन जो था ये या तो हम जब बटन पे क्लिक कर रहे थे तब कॉल हो रहा था, या जो ये हमारा टेक्स्ट है इस पे कॉल कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, हमने इस पे क्लिक किया तो टेक्स्ट चेंज हो गया रिएक्ट जेएस पे, ठीक है। सेम फंक्शनैलिटी हम बटन के साथ भी कर सकते हैं। देखो सेव की दोबारा, रिएक्ट नेटिव है, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा दोबारा सेम फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू चेंज हो गई रिएक्ट जेएस। किया क्या इसने, जब हमने प्रेस किया तो इसने बटन क्लिक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। इस फंक्शन में आया एंड इसने देखा कि दिस डॉट सेट स्टेट हो रहा है, अच्छा तो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, नेम की वैल्यू कर दो रिएक्ट जेएस। तो जैसे ही स्टेट की वैल्यू ये नेम की वैल्यू चेंज हुई तो इसने इतना ये जो सारे हमारा कंपोनेंट्स थे, जो ये रेंडर वाला पार्ट था, इसे इसने री रेंडर कर दिया, दोबारा से एक तरह से रिफ्रेश कर दी स्क्रीन। एक्चुअली रिफ्रेश नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज में रिफ्रेश कर दिया उसने, तो जो भी चेंजेस हुए स्टेट वेरिएबल में वो सब हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोडर्स भी डिफाइन डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। हम एक लोडिंग नाम से वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे कि अगर हमें लोडिंग दिखानी है तो लोडर आ जाए, हम उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। जब हमें लोडर नहीं दिखाना हम लोडिंग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये स्टेट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत यूजफुल होती है, तो इसे देखना आप लोग।